नमस्कार बहनों और भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। भारत के संविधान से परिचय की यात्रा में आपका स्वागत है। और हमारा आज का जो विषय है वो है नागरिकता। भारत के संविधान के भाग 2 में इसके उपबंध बताए गए हैं, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिए हुए हैं। लेकिन भारत के संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई। प्राय किसी देश के में जो भी रहने वाले लोग होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, विदेशी और नागरिक। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे कुछ सामाजिक और राजनीतिक जो है अधिकार प्राप्त, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वे अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते, केवल नागरिक, उस देश के नागरिक को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से नागरिकता के जो अधिकारों को जो है, जो नागरिकों के लिए जो अधिकार हैं वो विदेशी उपयोग नहीं कर सकते। निम्नलिखित अधिकार जो हैं वो केवल भारत के नागरिकों को ही दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 15 और 16। अनुच्छेद 15 और 16 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 15 में दे रखा है कि जन्म निवास स्थान के आधार पे भारत के नागरिक को विभेद नहीं किया जाएगा। 16 में दे रखा है अवसर की समानता, यानी कि जो भी राज्यों में जो नौकरियों के जो अवसर हैं उसमें भी जन्म स्थान, मतलब जो है मूल स्थान, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 में जो है कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभा, संघ, भ्रमण और आवास और पेशे की जो है स्वतंत्रता जो है वो भी भारत के नागरिकों के लिए ही है। इसी प्रकार अनुच्छेद 29 और 30 में जो है जो सांस्कृतिक और जो है शैक्षणिक जो अधिकार दिए गए हैं वो भी भारत के नागरिकों के लिए ही हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनके और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद है, भारत के महान्यायवादी है, राज्यपाल है, महाधिवक्ता है, ये भी भारत के नागरिक ही इन पदों को धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल के जो भी मेंबर हैं वो भारत का नागरिक ही के द्वारा ही चुने जाएंगे। वोट डालने का अधिकार भारत के नागरिकों को है और उनमें उम्मीदवार बनने का अधिकार भी भारत के नागरिकों को ही है। ये नागरिकता के ही फायदे हैं। अब बात आता है संवैधानिक उपबंध। तो जैसा कि मैंने बताया, संवैधानिक उपबंध जो हैं वो अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिए गए हैं। और इसमें जो है ये बातें बताई गई हैं कि भाई 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस दौरान जो है नागरिक कौन माने जाएंगे, तो ये जो है, लेकिन अनुच्छेद तो बना दिए, लेकिन उसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह इसके संबंध में विधि बनाए। मूल नियम तो इसमें दे दिए कि भाई क्या क्या होना चाहिए, लेकिन जो इसमें एक्ट बनाने के लिए कि संसद को शक्ति दी गई है कि वो इस पर विधि बनाए। तो इसलिए 1955 में जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया। उसका जो शक्ति मिली वो इसी भारत के संविधान से मिली। तो इस प्रकार भारत का जो संविधान के में जो नागरिकता के विषय पे हम जो है अब आपका अनुच्छेद 5 से जो है वो परिचय करवाते हैं। इसमें कुछ लीडिंग केसेस भी हैं अनुच्छेद 5 के, वो भी हम जो है आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम इसकी जो कानूनी जो संवैधानिक जो उपबंध हैं उससे हम आपको बताते हैं। तो इसमें जो अनुच्छेद 5 है
उसकी हम संवैधानिक भाषा बताते हैं, पहले अंग्रेजी में, उसके बाद में हिंदी में। इंग्लिश में है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सब इसका क्लोज ए कहता है हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और क्लोज बी इसका कहता है आइदर ऑफ हुज पेरेंट वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सी कहता है इसका पार्ट हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years immediately preceding such commencement shall be the citizen of India। यानी कि अब हिंदी में जो है इसको समझाते हैं, इसमें जो है ये बातें बताई गई कि इस संविधान के प्रारंभ में, द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका निवास स्थान भारत के भूभाग में है और जो भारत के भूभाग में पैदा हुआ हो, यानी कि उसका निवास स्थान भारत में है और वो भारत में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई इस भूभाग में पैदा हुए हों, या गै में बताया गया है कि ऐसा प्रारंभिक ऐसे प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत के क्षेत्र में सामान्यतः निवासी रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। यानी कि भारत के नागरिकता के लिए 3 बातें इसमें बताई गई। क्या क्या? कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस दौरान वो जो है भारत में जन्मा हो, भारत की भूमि में जन्मा हो, या उसके जो माता पिता हैं वो भारत की धरती में पैदा हुए हों, या भारत में सामान्य जो है निवास कम से कम 5 वर्ष का रहा हो। जब भारत का संविधान बना हो तब तक वो भारत में सामान्य रूप से निवास से रह रहा हो कम से कम 5 साल तक। ये 3 कैटेगरी बताई गई इसमें कि कौन भारत के नागरिक होंगे। जब भारत का संविधान बना तो उस दौरान भारत के नागरिक कौन होंगे, उसके लिए 3 शर्तें रखी गई इस अनुच्छेद में। पहला तो वो यहाँ पैदा हुआ हो, दूसरा है उसके माता पिता में से कोई यहाँ जन्मा हुआ हो, या भारत में सामान्य निवास कम से कम 5 वर्ष रहा हो। इसमें जो है ये 3 शर्तें अधिरोपित करी गई। अब जब इसका निर्माण हो रहा था उसके समय की हम प्रक्रिया बताते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है ड्राफ्ट, ये नहीं था। जो मसौदा ड्राफ्ट जो था वो रखा गया, वो उसमें ये बातें थी कि इस संविधान की लागू होने की तिथि पर प्रत्येक व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक, उसके दादा दादी में से कोई एक इस संविधान में परिभाषित भारत के भूभाग में पैदा हुआ हो, और जिसने 1 अप्रैल 1947 के बाद किसी भी विदेशी राज्य में अपना स्थायी निवास नहीं बनाया हो, और प्रत्येक व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके दादा दादी में से कोई एक भारत में, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 मूल रूप से अधिनियमित में परिभाषित है, या बर्मा, सीलोन, मलाया में पैदा हुआ हो, और जिसका निवास स्थान इस संविधान में परिभाषित भारत के भूभाग में हो, भारत का नागरिक होगा, बशर्ते उसने इस संविधान के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व किसी विदेशी राज्य की नागरिकता न प्राप्त कर ली हो। स्पष्टीकरण में बताया गया था कि इस अनुच्छेद के खंड 6 के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति अथवा अधिवास भारत के क्षेत्र में माना जाएगा। अब ये मसौदा रखा गया। बाद में क्या हुआ, इस पे डिबेट हुई
और डिबेट होने के बाद में जो इसको और सुसंगत बनाया गया और अनुच्छेद 5 का जो रूप स्वरूप हमारे सामने निकल के आया वो ये है जो हमने पहले आपको बताया था कि संविधान के प्रारंभ होने में प्रत्येक व्यक्ति जिसका निवास स्थान भारत के भूभाग में है और कै 3 शर्त रखी, भारत के भूभाग में पैदा हुआ हो, जो भारत के भूभाग में पैदा हुआ हो, ख जिसके माता पिता में से एक भारत के भूभाग में पैदा हुआ हो, या गै ऐसे प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत के क्षेत्र में सामान्यतः निवासी रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। अब इसमें जो ये है 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, इसके विषय में कोई नियम तो इसमें बताया नहीं। इसके जो है भारत की जो न्यायपालिका ने इसको समय समय पर परिभाषित किया और इसको स्पष्ट किया। निवास का मतलब क्या है कि भाई यहाँ मकान बना कर रह रहा हो, क्या है, तो उसमें 2 बातें सीडी केसों से निकल के आती है। एक तो उसका इरादा यहाँ भारत में बसने का हो, इरादा, और वह सामान्यतः स्थायी रूप से रह रहा हो, वो घर मंडियां बना रहा हो या घर के सामान्य साज इकट्ठे कर रहा हो, कि गृहस्थी बसाने का उसका इरादा था, ये नहीं कि आया चलेगा। तो इस प्रकार से ये जो है स्पष्ट जो है भारत की न्यायपालिका ने इसको समय समय पर स्पष्ट किया। अब बात आती है कि जब उसमें डिबेट चल रही थी तो इसमें जो डिबेट हुई वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 10, 11, 12 अगस्त 1949 को चर्चा हुई। कुछ सदस्यों ने धर्म के आधार पर नागरिकता के लिए एक विशिष्ट प्रावधान रखने की प्रस्ताव रखा। उनका तर्क था कि इस संसार में प्रत्येक हिंदू या सिख जो किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं है, चाहे वे कहीं भी रहता हो, भारत का नागरिकता का अधिकार होना चाहिए। उन्हें कह रहा कि भाई ये भारत देश में इस संसार में कहीं भी हिंदू सिख रह रहा हो, उसको जो है, या उसने कहीं की नागरिकता ना ले ली हो, तो उसको जो है भारत का नागरिक मान जो है को नागरिकता लेने का प्रावधान होना चाहिए। इसके खंडन में एक सदस्य ने कहा कि धर्म और नागरिकता को के मामले में उन्होंने अलग अलग मानने में उसने पुरजोर ने धर्म को नागरिकता से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि नियम न्याय और निष्पक्षता के आधारित पे होना चाहिए, न कि अन्य बाहरी परिस्थितियों पे। भाई जो है तर्क के आधार पे होना चाहिए, अन्य बाहरी परिस्थितियों के आधार पर नहीं होना चाहिए। एक सदस्य ने कहा कि दोहरी नागरिकता मसौदे में शामिल करने के लिए पक्षधर, वहाँ उन्होंने कहा भाई इसमें दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पारस्परिक सिद्धांत के आधार पर यह विशेषाधिकार अन्य देशों में भी दिया जाना चाहिए। एक सदस्य का मानना था कि इस मसौदे अनुच्छेद में भारतीय नागरिक सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाए। उन्होंने कहा भाई ये तो जो आपने अधिरोपित करी हैं शर्त, ये तो कोई भी कर लेगा, ऐसे तो कोई भी भारत का नागरिक बन जाएगा। उसके बाद में इसके जवाब में बताया कि भाई इस मसौदे अनुच्छेद में अमेरिका की नागरिकता से भी बहुत कठिन प्रावधान हैं, सख्त हैं। कुछ सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने संशोधन वापस ले लिए, जबकि मतदान में रखे गए अन्य संशोधन अस्वीकार कर लिए गए और संविधान ने मसौदा समिति में प्रस्तुत अनुच्छेद 5 जो है 12 अगस्त 1949 को अपनाया गया। तो इस प्रकार से इसके संवैधानिक स्थिति और संवैधानिक इतिहास और चर्चा जो डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके बारे में बताया। अब बात आती है इस पे आधारित जो लीडिंग केस हैं वो, तो हमने जैसे बताया कि जो है इसमें कोई वो तो बात दे नहीं रखी
केवल जो है इसमें 3 बातें इसमें मैंने बताई कि वो तो शर्त तो दे रखी हैं, लेकिन कोई स्पष्टता नहीं थी। तो स्पष्टता के लिए जो है इसमें लीडिंग केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो है समय समय पे जो है इनको बताया कि अधिवास क्या है। तो इसमें केस आया प्रदीप जैन बनाम भारत संघ, प्रदीप जैन बनाम भारत संघ का एक केस आया, AIR 1984 3 SSC, और ऐसे योगेश भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1991 SC सुप्रीम कोर्ट पेज 357। तो इसमें मामले में यह निर्धारित किया गया कि भारत का जो है मामले में अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 5 के अधीन एक अधिवास को मान्यता है और वह भारत का अधिवास, इसमें जो है एक ही अधिवास की मान्यता है कि वो है भारत का अधिवास। और अधिवास का मतलब ये नहीं कि राज्यों की मान्यता, अन्य जो है राज्यों के अधिवास को मान्यता नहीं है कि भाई किसी राज्य का अधिवास हो, कि विशेष राज्य का अधिवास हो। भारत में अधिवास की मान्यता है। जब कोई व्यक्ति एक राज्य का स्थायी निवासी है तो दूसरे राज्य में स्थायी या अस्थायी निवास के आश्रय से जाता है तो उसका अधिवास नहीं बदलता। अगर मान लो उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं है कि भाई वो एक राज्य में रहा फिर दूसरे राज्य में चला गया तो उसका अधिवास बदल गया, नहीं, उसके अधिवास से मतलब है भारत में अधिवास से मतलब है, उसका अधिवास नहीं बदलता और नया अधिवास अर्जित नहीं करता। भारत एक परंपरागत फेडरल राज्य है और केवल एक नागरिकता ही भारत की नागरिकता मानी जाती है। तो ऐसे इसी प्रकार से यानी कि प्रदीप जैन बनाम भारत संघ के मामले में क्या आया कि भाई भारत का नागरिकता अधिवास से मतलब है भारत की अधिवासता से। एक राज्य से दूसरे राज्य में मान लो वो चला गया और राज्य और अधिवास बदल गया तो उसकी जो है भारत में रहने की जो वो निवास अधिवासता है वो नहीं बदलती, क्योंकि भारत में नागरिक जो है एक ही नागरिकता है, अन्य राज्यों से का नहीं है कि भारत में जो है भारत के नागरिकों के लिए केवल एक ही वो है नागरिकता। और इस कारण से जो भारत के भूभाग में कहीं भी कोई आदमी रह रहा है, चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान से भी किसी कारणवश जा रहा है, तो उसकी भारत में रहने की अधिवासता बदलती नहीं है, वो भारत की अधिवासता ही मानी जाएगी, ना कि एक राज्य दूसरे राज्य में चला गया तो इनका भाई कंटिन्यूटी टूट गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला केस आया, मुख्य न्यायाधीश श्री महाजन ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम राम नारायण AIR 1955 में कहा कि अधिवास शब्द की परिभाषा इस प्रकार है, वह स्थान किसी व्यक्ति का अधिवास कहलाता है जहां वह स्थायी रूप से निवास कर रहा हो और वर्तमान समय में उसे छोड़ने का इरादा नहीं हो। तो इस प्रकार अधिवास जो अस्तित्व जो गठित करने के लिए 2 बातें की आवश्यकता होती है, एक है रेजिडेंस विशेष प्रकार का निवास और दूसरा है विशेष प्रकार का आश्रय। तो 2 बातें कौन कौन सी हैं कि भाई एक तो बात यह है कि वो बाहर यहाँ पे जो है रह रहा हो किसी स्थान पे, और दूसरा है कि उसका जो इरादा है स्थायी रूप से यहाँ पे वास करने का है, न कि उसे छोड़ के जाने का इरादा। तो इस प्रकार से निवास के लिए आवश्यक नहीं कि निरंतरता हो, परंतु उससे में आशय निश्चित रूप से होना चाहिए कि न कि वह सर्वथा बदलने की उसकी आदत हो कि मैं रहूं मैं तो चला जाऊंगा है, और इस तरीके का नहीं हो, किंतु परंतु का ना हो, वो भारत में स्थायी रूप से रहने का उसका इरादा हो और इसी हिसाब से वो हरकत भी कर रहा हो, मेंटली जो है इसी हिसाब से, और उसकी जो एक्टिविटी है वो इसी हिसाब की हो, तभी माना जाएगा कि वो जो है यहाँ का अधिवास कर रहा है। इसी प्रकार से
माइकल बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे में का मामला आया 1956 में, AIR। तो उसमें बात आई कि भाई देखो, मामला ये था उदाहरण के लिए कि वादी गोवा का एक निवासी था, उसका जन्म गोवा में हुआ, उसके माता पिता गोवा के निवासी थे, लेकिन बचपन से ही मुंबई में वह जो है आ गया था और वहीं रहा। उसने वहीं शिक्षा प्राप्त की और अपने माता पिता का व्यवसाय भी चलाया। न्यायालय ने निर्णय किया कि वह अधिवास द्वारा भारत का नागरिक बन गया था। अधिवास दो प्रकार का होता है, मूल अधिवास और अर्जित अधिवास। कानून के प्रत्येक व्यक्ति के पैदा होने पर वह अधिवास प्राप्त कर लेता है, जिसे उसे मूल अधिवास कहते हैं। किसी व्यक्ति के जन्म के समय यदि उसके माता पिता भारत में के देश के कहीं भी अधिवास करते हैं तो वही देश उसका भी अधिवास होगा। मूल अधिवास विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार होता है, जबकि जब तक कि स्वयं उसका परित्याग न करे, नए अधिवास का न ग्रहण कर ले, तो उससे संबंध जो रहता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नागरिकता के लिए यह आवश्यकता नहीं कि एक व्यक्ति के पास निजी घर हो, किंतु अधिवास का होना आवश्यक है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने जन्म के देश को इस निश्चित आशय से छोड़कर जाता है कि वह फिर भारत में नहीं आएगा, फिर भी जन्म का अधिवास उसके साथ संबंध हमेशा रहता है, और जब तक वह दूसरे देश की वास्तविकता रूप से बस नहीं जाता। इसी प्रकार जो है देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम राम नारायण का केस जो है, इसमें मैं बता चुका मैं कि दो बातें होती हैं कि इसमें बताया गया था कि देश में मूल अधिवास प्रभावित नहीं होता, दूसरे देश में किसी भी दूसरे देश के निवास मूल अधिवास को प्रभावित नहीं करता, बशर्ते जन्म से ही भारत में रहने का इरादा विद्यमान न हो। ऐसा ही केस आया अब्दुल बनाम मध्य प्रदेश में भी यही निश्चय किया गया। उसके बाद में एक केस आया बड़ा इंपॉर्टेंट, असलम खां बनाम फैजल खां। तो इसमें मामला ये था कि बहुत अच्छा उदाहरण है आचरण का, मनुष्य के आचरण का जो है, रहने के आचरण का बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है कि इसमें मामला यह था कि एक व्यक्ति सरकारी नौकर था, सरकारी मुलाजिम था, और देश का बंटवारा हो गया। तो उस समय सरकारी मुलाजिमों को दो बातें कही गई, भाई या तो जो है भारत में रहो या पाकिस्तान में चले जाओ, वहीं नौकरी करना। तो यह व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान में चला गया, उसने पाकिस्तान के विकल्प को चुना और पाकिस्तान में रहने की इच्छा व्यक्त की, और वास्तव में वहीं गया और पाकिस्तान के अधीन सेवा करता रहा। कुछ समय के बाद उसने अपनी सेवा से त्यागपत्र दे दिया और भारत चला आया। न्यायालय ने निर्णय किया कि वह अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का दावा नहीं रख सकता, क्योंकि स्वतंत्र भारत का नागरिक वह अब नहीं रहा। कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरे देश का अधिवास अर्जित कर सकता है, बशर्ते कि अधिवास को गठित करने के लिए दोनों तत्व उपस्थित हों। पहला, व्यक्ति वास्तव में किसी स्थान में निवास कर रहा हो, या दूसरा कि उसका आशय स्थायी रूप से यहाँ पे अनिश्चित काल तक यहाँ पर रहने का हो। लेकिन इस मामले में उस व्यक्ति ने जो उसको जब मौका मिला तो उसने पाकिस्तान को चुना, वो पाकिस्तान में रहने लगा, और किसी कारणवश वहाँ से उसने त्यागपत्र देकर फिर भारत में आ गया। कहने लगा भाई मुझे यहाँ की नागरिकता दे दो। उन्होंने कहा भाई कि तुझे क्यों दे दें नागरिकता, कि भाई तू तो यहाँ से चला गया, तेरा इरादा तो यहाँ बसने का था ही नहीं। तो इस मामले में निर्धारित किया गया। अगला केस आता है मोहम्मद रजा बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1966 का केस है। इसमें क्या था, अपीलार्थी सन 1908 में भारत आया था, यद्यपि 1946 में वह हज करने के लिए इराक चला गया। इराक से लौटने के बाद उसका नाम एक विदेशी के रूप में रजिस्टर जब बन रहा था, और अनेक बार भारत सरकार में रहने की उसे अवधि बढ़ाता रहा, और अंत में 1957 में अवधि वृद्धि करने के लिए उसने फिर से प्रार्थना पत्र दी, तो वह अस्वीकार कर दी गई। उसने दावा किया कि अनुच्छेद 5 के अंतर्गत उसे नागरिक माना जाए। न्यायालय ने निर्णय किया कि यद्यपि वह साधारणतः भारत में रह रहा था, लेकिन उसने भारत की नागरिकता अर्जित नहीं की थी, क्योंकि भारत में उसका अधिवास नहीं था, लेकिन
उसने भारत की नागरिकता अर्जित भी नहीं की थी। उसकी गतिविधि से स्पष्ट था कि उसका आशय भारत में स्थायी रूप से रहने का नहीं था। बार बार समय बढ़ाने के लिए वह निवेदन तो करता रहा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। उसका तर्क था कि इराक में लौटने के बाद उसने भारत में नौकरी भी कर ली। यह प्रमाणित नहीं करता कि उसका मस्तिष्क भारत में स्थायी रूप से रहने का आशय से उत्पन्न हुआ हो। न्यायालय के अनुसार अर्जित अधिवास तब तक व्यक्ति से संबंध रहता है जब तक कि मूल अधिवास को पुनः प्राप्त न कर लिया जाए या नया अधिवास न अर्जित कर लिया जाए। तो इस प्रकार भी जो है इसमें बताया कि भाई उसका इरादा तो यहाँ रहने का स्थायी रूप से नहीं था, भले ही उसने यहाँ नौकरी कर ली है, लेकिन उसने कभी भी ऐसा जो यहाँ पर मैं परमानेंटली यहाँ रह लूँ, सेटल हो जाऊँ, इस हिसाब से उसका नहीं था। यहाँ पर पैसे कमाने का हिसाब से उसने अपना वो कर रखा था। और उसने ना तो मूल निवास बनाया, मूल यहाँ का अधिवास उसने बनाया है, ना उसने कभी अप्लाई करा। तो अब तुझे कैसे दे दे भाई नागरिकता। तो लुईस डी रेडेट बनाम भारत संघ 1991 का AIR 1991 का सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1886 जो है, ये इसमें पिटिशनर ने जो है, जो एक विदेशी नागरिक था, 1937 में बेल्जियम के पासपोर्ट पर भारत आया था और तब से भारत में रह रहा था। समय समय पर विशेष प्रयोजन के लिए वह रुकने का आवेदन देता रहा। उसे भारत छोड़ जाने का आदेश दिया गया। उसने इस आदेश की विधिमानता को चुनौती दी, तर्क दिया कि अनुच्छेद 5 के अधीन जो है वो 12 वर्ष से 1949 से 12 वर्ष के निवास को पूरा करने पर भारत का नागरिक हो गया था। किंतु उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वह भारत का नागरिक नहीं बना था, क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिसके आधार पर वह साबित करता कि जो है उसका इरादा भारत में रहने का था, जो अधिवास का एक आवश्यक तत्व है। केवल निवास बिना स्थायी निवास के आशय से अधिवास गठित नहीं करता। अतः पिटिशनर का निष्कासन संवैधानिक था। अवयस्क और अविवाहित स्त्रियां स्वतंत्र नहीं होते, अतः एवं अपने अधिवास में परिवर्तन के लिए वे सक्षम नहीं होते। ये जो बात कही, ये नजीरन बाई बनाम स्टेट ऑफ मुंबई, स्टेट ऑफ MP AIR 1957 में कही गई। उन्हें कहा गई जो अवयस्क जो हैं और अविवाहित महिला वो स्वतंत्र नहीं होते अधिवास में परिवर्तन करने के लिए। अवयस्क का अधिवास उनके माता पिता पर आश्रित होता है। जहाँ वो माता पिता होते हैं वहीं उसका अनुसरण में करते हैं। विधवा अपने पूर्व पति के अधिवास तक रहती है जब तक स्वयं वह ना बदल दे। ये जो है असलम खां बनाम फैजल हक जो है उसमें जो है ये प्रकाश बनाम सहानी के केस में आया, जो बताया था मैंने कि जो है फिर आया विधवा अपने पूर्व पति का अधिवास तब तक रखती है जब तक स्वयं उसे ना बदल दे। ये प्रकाश बनाम सहानी AIR 1956 जम्मू कश्मीर के मामले में ये आया। उसके बाद में जो असलम खां और फैजल हक का जो मामला था, ये मैं उसमें बता चुका पहले ही कि वो पाकिस्तान सरकार में सेवारत था और बाद में इस्तीफा दे के चले आया, तो उसमें भी दावा नहीं माना गया। उन्होंने कहा भाई आपका इरादा नहीं था यहाँ पे बसने का। तो इस प्रकार से ये जो है इसमें कुछ केसेज हैं, कुछ और भी मैं देख के बताता हूँ कि भाई और भी कोई केसेज हों जिससे और स्पष्ट हो। तो जैसा कि मैंने बताया, लुईस डी रेड का एक भारत संघ बनाम अन्य का 1991 का केस आया था। मैंने उसमें बताया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रावधान है के अनुसार याचिकाकर्ता 26 जनवरी 1949 को इस देश का नागरिक बन गया था और इसलिए इस धारणा द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता कि वे संविधान के अनुच्छेद 5 के आधार पर जो इस प्रकार है
संविधान के प्रारंभ होने की नागरिकता, इस संविधान के प्रारंभ से प्रत्येक संविधान के प्रारंभ से ठीक जो है पहले 5 वर्ष से अधिक की अवधि में उसे विधिवत नागरिकता प्रदान कर ली माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 5 में उल्लिखित शर्तें जो हैं इसमें से एक ये भी है। अगला, तो इस प्रकार से ज़्यादातर जो भी केसेज हैं वो मैं बता चुका। और इस वीडियो में हमने ये समझा अनुच्छेद 5 के बारे में कि भाई अनुच्छेद 5 में भारत के, पहली बात तो बता दूं, भारत में नागरिकता के लिए कोई परिभाषा नहीं दी गई, उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। उसमें कहा गया कि जब भारत का संविधान बन रहा है उस दौरान बनने के बाद में भारत के कौन नागरिक माने जाएंगे, तो उसमें 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि भारत की भूमि में उसका जन्म हुआ हो, माता पिता में से कोई जन्मा हो, भारत में सामान्य निवास कम से कम 5 वर्ष का रहा हो। अब जो सामान्य निवास है ये तथ्य का विषय है, फैक्ट का विषय है, इसको साबित करना। इसके लिए 2 बातें होती हैं, एक तो उसका स्थायी निवास हो, दूसरा उसका मेंटली भी वो स्थायी रूप से रहने का उसका इरादा हो और ऐसी वो हरकत कर रहा हो, एक्टिविटी भी वो ऐसी कर रहा हो, तब माना जाएगा कि वो भारत में 5 वर्ष से रह रहा हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 6 के बारे में समझेंगे, जो पाकिस्तान से भारत आए हुए माइग्रेट जो है लोगों के बारे में है, उसके बारे में हम समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। समझने से बुद्धि प्रखर होती है, रटने से नहीं। रटने की विद्या कभी काम नहीं आती जीवन में, समझने वाली विद्या हमेशा काम आती है। इसलिए समझें, बार बार पढ़ें। संविधान को पढ़ने से जो है उसमें प्रखरता आती है। उसमें जितनी बार संविधान को पढ़ते हैं नई बातें सीखने को मिलती हैं। इसलिए संविधान को पढ़ने की जो है कला सीखें। और क्योंकि संविधान काफ़ी बड़ा है, पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है, तो उस बोरियत को हमें अपनी ढाल बनानी है और उसको अपना कायरता नहीं बनानी। तो इसलिए जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारा जो इरादा जो है वो हर व्यक्ति को भारत का संविधान को समझाने का है, उसका परिचय कराने का है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।